नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज 27 नवंबर 2023 की इस वार्ता में, जिसमें हम एक विषय ऐसा लेने वाले हैं जो बहुत रसपूर्ण है, क्योंकि जनरली हम बड़ी नीरस सी या जिनमें थोड़ा घृणा भरी होती है वैसी बातें करते हैं, लेकिन सौभाग्य से आज विषय ऐसा नहीं होने वाला। और जो आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, रवि सिंह चौधरी जी, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रवि जी, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। नमस्ते, नमस्ते सर। जी। रवि जी, जनरली हमारी जो डिस्कशन रहती है, वो नेगेटिविटी पे थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में हम हैं, तो वैसी कुछ बातें चलती हैं। तो आप जैसे लोग कभी-कभी वो बोलते हैं ना कि लाइक व्हिफ ऑफ फ्रेश एयर, वैसे आते हैं। तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज़ डिस्कशन। सबसे पहले मैं दर्शकों को आपका परिचय देना चाहता हूँ। रवि जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग किया है इन्होंने, और लेकिन उसके बाद जो ये काम कर रहे हैं, उसका अभी तक इंजीनियरिंग से दूर-दूर का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। हालाँकि वो उसमें से कैसे निकल के आता है, वो आगे हम चर्चा में देखेंगे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक है ऋषि इंटेलिजेंस, एक है कृषि संहिता और एक है गौ संहिता। तो फिर से जो हमारी एक सामान्य बुद्धि है, वो बोलती है कि इंजीनियरिंग का इससे कोई लिंक नहीं है। और अभी एक धन्वंतरी नेचुरल फाउंडेशन है, जो वैदिक विधि से गौपालन और जैविक तथा प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए कंसल्टेंसी देता है, उसके निदेशक हैं। और यूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन अब इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है, वो भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित कर दिया है। तो ये इनका बहुत ब्रीफ में मैंने एक परिचय दिया है। तो आगे अब इसको डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो यात्रा है, पहले तो आप अपनी जो पुस्तकें हैं, उनका हमें क्रम बताएँ और क्यों आपने लिखी, वहाँ से हम शुरू करते हैं इसे। जी। नमस्कार सभी को। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज अत्री सर। मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोग इस वार्ता में बैठे हैं। तो पहली जो पुस्तक है वो कृषि संहिता मैंने लिखी। वो वृक्षायुर्वेद आधारित है, कुछ श्लोक, उसके कुछ 5-6 श्लोक ही हैं, जिसके आधार पर मैंने पूरी प्राकृतिक कृषि की जो भी विधियाँ भारत में चल रही है, जो हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, उसका संकलन है। संहिता शब्द का ही अर्थ होता है कलेक्शन। तो पहली पुस्तक हुई कृषि संहिता। दूसरी पुस्तक गौ संहिता मैंने लिखी। अब इसमें क्या था कि मेरे गाँव में आखिरी पीढ़ी बची थी जो गायों का उपचार करना जानते थे जड़ी-बूटियों से। तो मुझे लगा कि ऐसे जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, ये लुप्त हो जाएगी। तो थोड़ा भ्रमण किया भारत का, कई गाँव गए और वहाँ पर और कई पुस्तकें भी देखी जो लुप्त सी हो गई थी, लेकिन उसमें गूढ़ बातें लिखी हुई थी गौ वंश के बारे में और खास करके चिकित्सा के बारे में। और ये लंपी के बाद मेरा रुझान जो है कुछ ज़्यादा बढ़ा कृषि से, फिर गौ पालन की ओर, क्योंकि बिना गौ पालन के प्राकृतिक कृषि एक कंप्लीट मॉडल नहीं है। तो ये दूसरी पुस्तक मेरी रही गौ संहिता। तीसरी जो पुस्तक है ऋषि इंटेलिजेंस, ये मैंने इंग्लिश में लिखी क्योंकि इसके जो ऑडियंस थे ये किसान नहीं हैं। इसकी ऑडियंस जो थी वो ये कि एक जो एक व्यक्ति कहता है कि कुछ डिस्कवरी होती है वेस्ट में या कोई बातें होती है, तुम लोग आ जाते हो बताने के लिए कि वेद में पहले से लिखा हुआ था। तो ऑब्जेक्टिवली बताओ कि कहाँ लिखा हुआ था और पहले तुम लोग क्यों नहीं करते हो, अगर इतना ही तुम एडवांस थे। और दूसरी जो आरोप-प्रत्यारोप लगता है कि स्यूडो साइंस है आपका जो साइंस है ना? तो ऋषि इंटेलिजेंस का जो परिप्रेक्ष्य था या जो पर्पस था उसको हम अगर मैं कहना चाहूँ तो एक विज्ञान मार्ग अगर मैं कहूँ, जो हमारे पहले से जो 4 मार्ग हैं ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग योग आधारित है, भक्ति आधारित है। तो ये 5वां मुझे लगा कि विज्ञान की बातें तो हम कहते हैं, मतलब कभी हम शून्य की बात कर रहे हैं, कभी हम फिर विमान शास्त्र पे भी चले जा रहे हैं, लेकिन हम प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ऋषि इंटेलिजेंस को मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि उसकी जो पब्लिक थी आप समझ ही रहे हैं कि अभी जो कॉलोनाइज्ड माइंड है वो ये सोचता है कि अंग्रेजी में अगर कुछ नहीं है, तो वो साइंटिफिक नहीं होगा, है ना? तो इंग्लिश में इसको मैंने लिखा और ये इंटरनेशनली अभी अवेलेबल है
और बाकी जो तो पुस्तक है वो भी एक्सोटिक इंडिया आर्ट जो कहते हैं उस पे उपलब्ध है। तो ये मेरा पर्पस था, तीनों पुस्तक लिखने का। क्षमा कीजिए। अब मैं सीधा-सीधा आपके पास आता हूँ ऋषि इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए। जो आपने कहा कि और वो ठीक भी है, कई बार हास्यास्पद लगने लग जाता है कि लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को जिंगोइज़्म में ले जाके हर चीज़ के बारे में बोल देंगे, कंप्यूटर इसका ज्ञान तो था। तो वो कभी-कभी बहुत ही विचित्र सा लगता है, जो कि अतिशयोक्तियाँ होती हैं और वैसा नहीं होना चाहिए। और कभी-कभी मेरा तो मानना है कि जो अपोज़िंग कैंप वाले हैं, जानबूझ के इस तरह के पटाखे छोड़ देते हैं कि इनको किसी तरह डिस्क्रेडिट किया जा सके। तो अब ये जब आप ऋषि इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, जैसे मैं जब अपनी पुस्तक लिख रहा था, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी का एक टॉपिक आया था। तो एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था जॉन प्लेफेयर करके। उसने क्या किया, आज से लगभग डेढ़ पौने 200 वर्ष पुरानी बात है कि उसने भारत का पंचांग लिया और उस समय जो बाकी-बाकी कैलेंडर्स चलते थे, ग्रीस का था या यूनान का था या चाइना का था, उनकी तुलना की उसने। तो उसका कहना था कि जो ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ जो पंचांग था वो ब्राह्मण बनाते थे, कि पंचांग का जो एपॉक लेते हैं, यानी जहां से उसको स्टार्ट करते हैं, उसे कलयुग लेते हैं। तो और इनके अनुसार वो जो कलयुग है 4600 वर्ष पुराना है। ये आज आज से मैं 200 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ। तो कहता इसको मैंने जितना क्रॉस चेक करता हूँ तो बिल्कुल ठीक निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि आज से जिस एपोक को ये कलयुग बोल रहे हैं, आज से 4600 वर्ष पहले भी बहुत हाईली एडवांस्ड स्टेट में एस्ट्रोनॉमी रही होगी, तब इन्होंने उस समय पंचांग बनाया होगा। तो इस अब ये उसका क्लेम है, उसने लिखा हुआ, उसने वेरीफाई किया, ये समझ में आता है सारा। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आती कि जब टेलीस्कोप जैसा कुछ नहीं था, कम से कम उसके आज हमारे पास प्रमाण नहीं है। सारा कुछ ये बोला जाता है कि पिछले 400-500 वर्षों में गोरे गोरे लोगों ने, यूरोपियंस ने उसको इन्वेंट किया है। तो यदि टेलीस्कोप नहीं था, तो इतनी सटीकता से, इतने करेक्ट, इतने प्रिसाइज़ली किस तरह से पंचांग बनाते थे, जो हज़ारों वर्षों से चले आ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है। तो क्या इसका कुछ आंसर मिलता है आपसे? जी। पहले तो मुझे भी लगता था कि टेलीस्कोप नहीं था हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी, लेकिन रिसेंटली 1 वर्ष पहले ही पता चला कि टेलीस्कोप अ, था और उसको दोबारा बनाया भी गया, ठीक है? मैं उस संस्थान का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन टेलीस्कोप बनाया गया। लेकिन बात ये है कि वो साधारण स्तर पे ही था, है ना? ऐसा नहीं था, जैसे हम कहते हैं जेम्स वेब है या हबल टेलीस्कोप हुआ करता था, वैसा तो नहीं था, लेकिन एक कहें कि दूरबीन, बहुत हाई प्रिसिज़न का दूरबीन था हमारे पास। तो इसमें जो सबसे पहली बात ये आती है कि जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, वो क्या फ़ॉलो करती है, हम कहते हैं एम्पिरिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग। ये जो 2 है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि आँखों में, एक इंद्रियों में एक सीमा है, वो एक सीमा के बाद सूक्ष्म नहीं देख सकती और जो बहुत दूर है, वो नहीं देख सकती। तो उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए, उसकी जो कमी है उसको सुधारने के लिए टेलीस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़ है। और अनुमान प्रमाण के लिए अपने पूर्वाग्रहों से जो हम ग्रसित होते हैं, उसके लिए तर्कशास्त्र को और सुदृढ़ करने के लिए डेटाबेस जो हम कहते हैं कि हम कैलकुलस का प्रयोग करेंगे, डेटा का प्रयोग करेंगे, एम्पिरिकल एनालिसिस करेंगे, रिपिटिशन करेंगे एक्सपेरिमेंट्स का, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। तो साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, ये एम्पिरिसिटी जो हम कहते हैं, एम्पिरिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट, इन सभी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है? तो भारत किसका प्रयोग कर रहा है? अगर साइंस इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो पहली तो बात है कि जो सबसे बड़ी जिज्ञासा मेरी थी, वो ये थी कि ज्ञान मार्ग किसके पीछे है या उसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म जिज्ञासा। तो ज्ञान मार्ग हमें ये बता रहा है कि हम यूनिटी को ढूँढना चाह रहे हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड मैनिफेस्ट हुआ है। एक ऐसी चीज़ को हम ढूँढना चाह रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर नहीं हो सकता, जिसको डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो कुछ तो उस विधि में रही होगी जो दिखाई नहीं देता, जो हम सबसे परे है,
उसको समझना बड़ा कठिन है, उसको ढूंढ रहा है अगर कोई, अगर उसकी जिज्ञासा है, तो भौतिक को ढूंढना उसके कंपैरिजन में आसान होगा, ठीक है? तो योग में जब हम लोग देखते हैं कि समाधि हमें क्या सिखाती है कि जो अष्टांग मार्ग में जो आखिरी स्टेज है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो डाइकोटॉमी है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो डाइकोटॉमी, आप अलग हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड अलग है, ज्ञाता और ज्ञान ये दो अलग है, प्रमाता और प्रमेय ये अलग है, ठीक है? जानने वाला और जिसे जाना जाता है ये अलग है, ठीक है? तो समाधि में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। यही समाधि का जो बहुत साधारण डेफिनेशन क्या होगा कि ये अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है। मतलब किसी ने अगर किसी लौ पे, किसी ज्वाला पे अगर अपनी धारणा ध्यान लगाई है, तो अंत में ज्वाला और उसका जो भेद है उसको समझ नहीं आएगा कि ज्वाला उससे अलग है या वो स्वयं ज्वाला है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा या ब्रह्म को जानने के प्रोसेस में क्या हुआ कि हम जो हमारे अंदर जो हम कह रहे हैं आत्मन और ब्रह्मन, तो उसको समझने के लिए हमें इस मेथड को जानना बड़ा जरूरी था। जो ऑब्जेक्टिव, जो हमारी कैपेबिलिटी है डिस्क्रिमिनेशन करने की, जो माया हमें भेद बुद्धि देती है, वो खत्म जब तक नहीं होगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे। अब इससे फायदा क्या है कि बहुत दूर भी अगर कोई चीज है, बहुत दूर, तो अगर हम ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं किसी भी चीज से, जैसे प्रकाश से अगर जुड़ जाए और प्रकाश अगर उस वस्तु से भी जुड़ी हुई है, मतलब हमारा सीधा सीधा पहले तो कनेक्शन होगा। तो धारणा का डेफिनेशन में क्या आता है या समाधि के डेफिनेशन में आती है कि हम ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर, विचार पर, कहीं पर भी हम धारणा, ध्यान और समाधि लगा सकते हैं। मतलब शिवलिंग पे भी आप मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, या एक उच्चारण पे भी प्राप्त कर रहे हैं, या फिर एक विचार पर भी कर रहे हैं, ये अनइंटरप्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो समाधि के जब प्रकार हम देखते हैं तो उसमें एक आती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी आती है असंप्रज्ञात समाधि। मतलब एक में प्रज्ञा के साथ वाली समाधि है। तो ऑब्वियसली समाधि का तो पर्पस कुछ और है कि हम विलीन हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम जीवन मुक्त हो जाएं, ठीक है। बट विज्ञान विज्ञान के स्तर पर हम अगर, ठीक है, हमें नहीं समझना कि ब्रह्म क्या है, तो उस यात्रा में भी बीच में ही आपको मिलती है संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो ध्रुव तारा पे अगर हम धारणा करते हैं, मतलब आप तो पहले यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये प्राप्त करके एक अधिकारी बन चुके हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जितेंद्रिय हैं। द फर्स्ट प्री रिक्विजिट जो हम कहेंगे कि इंद्रियां आपकी वश में हैं और आप प्रत्याहार को प्राप्त कर लिए। धारणा की जो विधि है वो आपको समझ में आ गई है और आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ध्रुव तारे पे अगर करते हैं, उसी को प्रोलॉन्ग करते हैं तो हम कहते हैं ध्यान, और उसी पे अगर समाधि प्राप्त करते हैं तो शास्त्र हमारा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र ये कहता है कि तारों की गति हमें मालूम होने लगती है। और दूसरा उदाहरण हो जाता है कि अगर नाभि पे हम धारणा, ध्यान और समाधि प्राप्त करें तो बॉडी की एनाटॉमी प्राप्त हो जाती है। तो आप देखिए, एक आयुर्वेद का विज्ञान को अगर डेवलप करना है, एक दिमाग में भी आता है कि एक एक अंग को काट करके देखा गया है क्या कि कहां पर कौन सा अंग है, अगर हम सुश्रुत संहिता को अगर हम कहें तो आप देखिए कि ये हिंट जो मुझे समझ में आई कि ऑब्वियसली आपको कोई विधि बताई जाए कि इसी विधि से आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी विधि से आप इस रसायन को भी समझ सकते हैं, तो ऑब्वियसली व्यक्ति थोड़ा अपनी इच्छा शक्ति कहेगा कि नहीं, मैं भगवान को ही जानना चाहूंगा, मैं इन सब में क्यों व्यस्त रहूं, तो वो स्लिप कर जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन ऋषि मुनि क्या है कि उन्हें पता है कि हम तो जीवन मुक्त है ही, हमें ब्रह्म को नहीं समझना और जानना, हमें समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, विज्ञान के लिए कार्य करना है, तो हम एक स्टेज पर रुकेंगे, ठीक है, जो हम कहेंगे जो बीच में आती है संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। इसके बाद हम कई नामों से जानते हैं कि निर्बीज समाधि है, निर्विचार है ना, निर्विकल्प है। तो वो समाधि वो अध्यात्म के पूरे डायमेंशन में चला गया, जहां पर हम ईश्वर की समझ को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन या प्रूफ से हम वेरीफाई, जस्टिफाई, वैलिडेट करना चाहते हैं। और ये विज्ञान के डायमेंशन में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हम ना पढ़ा पा रहे हैं, ना हम इंपेरिकली ट्रांसफर कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति का एक ही अगर वो प्रोसेस फॉलो करे, 10 स्टेप वो फॉलो करे,
तो एक व्यक्ति को प्रत्याहार मिलेगा, एक व्यक्ति शायद आसन पर ही रह जाए, एक व्यक्ति योग ही करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मेटाफिजिक्स में एक जन्म नहीं है, हमारा कर्माशय भी है। तो ये कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाता है कि हम इसको ऑब्जेक्टिवली एक सेट ऑफ प्रोसेस डिफाइन नहीं कर पाते, तो ये डायमेंशन अनसाइंटिफिक है। बट ये फॉल्स नहीं है, ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि अनसाइंटिफिक होना या साइंस की मोनोपोली नहीं है ट्रूथ के ऊपर। कई और भाषाएं हैं, कई और भी तरीके हैं जिससे सत्य को जाना जाता है। तो ये जो खगोल शास्त्र का जो मैंने बताया कि इसमें प्रोसेस वही है कि प्रत्याहार आप प्राप्त करिए सबसे पहले, और जिस भी ज्ञान को आपको प्राप्त करना है उसका एक सिंबल, उसका एक फलक्रम दे दिया गया है। अगर आपको आयुर्वेद पे कार्य करना है, आपको पौधे पे कार्य करना है, आपको टेम्पल पे कार्य करना है, अगर ग्रह नक्षत्रों पर प्राप्त करना है तो ध्रुव तारे पर हम जा रहे हैं समाधि लेने। चंद्रमा पर लेंगे तो अलग ज्ञान प्राप्त होगा, सूर्य पर लेंगे तो ऑब्वियसली अलग ज्ञान प्राप्त होगा। तो खगोल का एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन लॉजिक से पहले आता है। अगर ऑब्जर्वेशन मेरा कंप्लीट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, तो लॉजिक जो फॉलो करेगा तो वो रॉन्ग कंक्लूजन के तरफ चला जाएगा। इसीलिए हमारी ज्ञान परंपरा में तर्क के पहले आएगा अनुभव और ऑब्जर्वेशन पावर, एंड ऑब्वियसली वो प्रिसाइज और एक्यूरेट होगा, तभी हम उसको बड़ा बोल रहे हैं। जी। जब आप ये बात कर रहे थे सारी, और इसमें बहुत सारा आपने पतंजलि योग सूत्रों की भी बात की, तो मुझे याद आता है कि एक बार शंख प्रक्षालन क्रिया कर रहे थे। अब उसमें वो आसन लेने होते हैं, एक सीक्वेंस बताया जाता है, पहले आपको जल पीना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वो इतनी कमाल की चीज है, इतना अचंभित करने वाला, एक साधारण व्यक्ति को इतना अचंभित करती है कि कैसे किया होगा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आज की जो साइंस है वो क्योंकि बहिर्मुखी है, वो बाहर को देखने की बात करती है सदा ही, तो जो अंदर का जो अनुभव है, जो आपने बात की, वो सबका एक दूसरे से भिन्न रहने वाला है। तो इसीलिए हम इसको उसी तरह से रिपीटेबल नहीं कहते कि लैब में रिपीट नहीं होने वाला, क्योंकि आपके अंदर हो रहा है। और अभी पीछे मैं कहीं राजीव मल्होत्रा को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि अभी हम बाहर के एम्पिरिकल एविडेंस की बात करते हैं, आउटर एम्पिरिसिज्म की, तो क्यों नहीं हम एक इनर एम्पिरिसिज्म की भी बात कर लेते। तो मुझे लगता है जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो उन्होंने इन उपकरणों का सहारा तो लिया होगा, लेकिन उससे भी अधिक जो सबसे बड़ा उपकरण उन्हें प्रकृति ने दिया, उनका शरीर है, वो उसके आधार पे चलते थे। ऐसा ऐसा मुझे जैसे जैसे चला तो ऐसा समझ में आया। तो क्या मैं आपकी लाइन के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ या कुछ अलग है इसमें? जी, बिल्कुल आपने समराइज़ कर दिया जो भी मैंने बातें कही। हम अंतर्मुखी, मतलब हम कहते हैं कि अंतःकरण जो है उसको, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है इंग्लिश में। तो बाह्यकरण का प्रयोग ना करके अंतःकरण को ही उस लायक हम बना रहे हैं कि हम ये जो प्रकृति और जो ब्रह्मांड के जो नियम हैं, जो अंतर्हित निहित नियम जो हैं जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है, गवर्न हो रहा है, उसको समझ पा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वो चेतना शक्ति है ना? मतलब हम जड़ से जड़ को समझेंगे और एक चेतना का प्रयोग करके जड़ को समझेंगे, तो वो चेतना का जो प्रयोग होगा, वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा। हुँ। जी। तो अच्छा, एक इसमें जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, और विशेष रूप से मैं कहीं देख रहा था आपने वैशेषिक दर्शन की बात की थी। तो वैशेषिक दर्शन को आप मॉडर्न फिज़िक्स से कैसे जोड़ते हैं? जी। सबसे पहले तो मैं एक शब्द का यहाँ प्रयोग कर दूँ, एपिस्टेमोलॉजी, कि हर सब्जेक्ट की एक अपना भाषा होता है, शैली होती है अपने को एक्सप्रेस करने की। जैसे हमारे कविताओं में विज्ञान की अगर बात है, तो ये कोई सोच नहीं सकता है कि कविताओं में विज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कविताओं में भावनाएँ होती हैं, इमोशंस होती है। कविता के अंदर विज्ञान नहीं होता, विज्ञान में सिंबल होने चाहिए। विज्ञान लैटिक ग्रीक सिंबल से दिखता है कि वो हुँ, वैज्ञानिक है। तो पहले तो ये अवधारणा हटानी पड़ेगी कि एक कविता के स्वरूप में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ बखान होगा, महानताओं का विवरण होगा, वैज्ञानिक बातें नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, पहला तो ये। और लहज़ा अलग होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें मिल रहा है, तो आप अगर वर्ड टू वर्ड कंपेयर करने जाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हुँ, सिद्धांतों की समझ है आपके अंदर,
जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट लॉ को अगर मैं बात करूं न्यूटन का, तो लॉ कुछ भी बात करता वो कहता फंडामेंटली इनर्शिया के ऊपर ही है, ठीक है? हुँ, कि ऑब्जेक्ट को फोर्स चाहिए और नहीं है, तो वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो उसी मोशन में रहेगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी की इनर्शिया है। तो अगर वैशेषिक दर्शन कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तभी बॉल गिर रहा है, या वो कहेगा कि एक एक बल का प्रयोग चाहिए उसको एक गति प्रदान करने के लिए, तो ये लहजा वही है कहने का, ठीक है? हुँ, तो वर्ड टू वर्ड ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन मोमेंटम की डेफिनेशन भी मिलती है, और थर्ड वर्ड टू वर्ड मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा आसान है साइंस में, कि एक्शन और रिएक्शन की बात होती है, ठीक है? तो वहां पर भी जो हम कहते हैं कि जो एक्शन एंड रिएक्शन की जो बात हो रही है, कि जो कार्य है और कारण, एक तो कॉजलिटी की बात हो गई, तो कॉजलिटी की बात होगी तो सेकंड लॉ भी दिख रहा है कि फोर्स है तभी मोशन है। कॉजेशन की अगर बात हो रही है, तो वैशेषिक दर्शन में ऑब्वियसली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी बहुत एडवांस अब नहीं मानते हैं, तो अगर उसको हम ढूंढ रहे हैं वैशेषिक दर्शन में, तो उतना भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हम हमें बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी कर दी, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि एटलीस्ट हम 1500 और 1800 और 2000 वर्ष पहले हमें विज्ञान के सिद्धांतों की समझ थी, और विज्ञान की अगर समझ हो गई तो इंजीनियरिंग डेवलप हो ही जाता है, अगर आपको मूलभूत सिद्धांत की समझ हो गई है। तो वैशेषिक में जो मैं देखता हूं वहां पर, अब एडवांस में अगर मैं जाऊं तो वहां पर चेतना की भी बात होती है, ऑब्जर्वर की बात होती है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि फिजिक्स जब आगे डेवलप करता है, तो जो हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं या फिर आगे की फिजिक्स की बात करते हैं, तो एक 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 समय आता है जहां पर हम कहते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम में फंडामेंटली एरर आएगा अगर एक साथ हम मेजर करेंगे, या फिर डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा, या फिर ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो हिंट है, ये वैशेषिक दर्शन में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन सिर्फ केवल फिजिक्स नहीं है, उसमें मन भी है, उसमें चेतना की भी बात होती है, मतलब कॉग्निशन की भी एक्सप्लेनेशन है, और कॉग्निशन को अलग से ना लेकर के ऑब्जेक्ट के साथ उसका एसोसिएशन भी है, ठीक है? ये बहुत अद्भुत बात है कि हम इसको न्यूरो साइंस और फिजिक्स को दो अलग विषय ना ट्रीट करके एक ही विषय में अगर आ रही है, तो ये बहुत अद्भुत बात है कि हमें ये बात समझ में थी, और इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम ही करते थे, ऋषि मुनि ही करते थे, एक चेतन शरीर ही करता था, तो कॉग्निशन की समझ तो बहुत आवश्यक थी, तभी आप एक एनालिसिस की बात कर पाएंगे। आप अपने एपरेटस के बारे में अगर बताएंगे नहीं कि आप एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स तो हैं उसमें तो एरर आ जाएंगे। तो वैशेषिक दर्शन जो है वो इन इस भाषा और इस शैली में भी बात करता है, जहां पर ऑब्जर्वर की भी बात हो रही है, जहां पर फिजिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत है वो भी दिखाई देते हैं, और जो हम कहते हैं कि इवन आत्मा की जो है डेफिनेशन, वहां पर आत्मा की भी बात होती है। तो ये कुछ ऐसा फिजिक्स है जिसमें सिर्फ जड़ तत्व नहीं है। हुँ। और दुर्भाग्य ये है कि आजकल की जो फिजिक्स जिस पैराडाइम में जनरली बात की जाती है, उसमें चेतन तत्व को कंसिडर ही नहीं किया जाता, और प्रोबेबली उसका कारण ये है कि वो जो बिब्लिकल, जो जूडियो बिब्लिकल इन्फ्लुएंस है, वो इतना हैवी है वहां पर कि वो उससे बाहर निकलने को सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, तो वहां तक वो पहुंचने का प्रयास नहीं करते। जब आपने ये जो बातें बोली कि आत्मा का भी उल्लेख आता है और बीच में आपने कर्माशय की बात की थी, तो इन्हें आज की, जिसे मैं क्या बोलूँ आजकल, जिसे हम ट्रेडिशनल साइंस बोल देते हैं, फॉर लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, कि आजकल हम जिसकी बात कर रहे हैं, आजकल जो साइंस की बात चलती है, उसमें जब आप कर्माशय या आत्मा जैसी बात करेंगे तो कहने लगे नहीं यार बीच में माइथोलॉजी मत लाओ, बीच में इस तरह की टर्म्स या रिलीजन मत लाओ। तो ये इस ये जो डाइकोटमी है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपने इस पे कुछ सोचा है कभी? कैसे मनन करते हैं इसका? जी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आयुर्वेद भी हर्बल मेडिसिन की तरफ ही बढ़ गई।
हुँ, कि हम एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल को ढूंढ रहे हैं और हम जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद को जब खोलते हैं तो उसमें जो हम कहते हैं कि जो तरीके हैं, समाधान के जो तरीके हैं, रोग निदान के जो तरीके हैं, उसमें दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय है। तो युक्ति व्यपाश्रय तो आप अपना रहे हैं, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार या जड़ी बूटियों की समझ से आई है। लेकिन दैव व्यपाश्रय, उसमें या दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 20 से ज्यादा समाधान दिए हुए हैं बीमारियों के निदान में, जिसमें प्रायश्चित भी उन्होंने लिखा है। हुँ, ठीक है। तीर्थ स्थान का भ्रमण भी लिखा है, उपवास भी लिखा है, देव उपासना भी रखा है। तो आप मानिए या मत मानिए, अगर वो, मैं जैसे कहता हूं कि अगर व्यक्ति को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए या एविडेंस मिल जाए, अगर उसकी बीमारी का निदान हो जाए, वो ठीक हो जाए, रोग का निदान हो जाए, तो उसके मानने और नहीं मानने का कोई आधार ही नहीं रहा, क्योंकि अब दिख गया कि ये तो कार्य किया। अग्निहोत्र हुँ, का अगर प्रयोग हुआ और उसका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, अगर निद्रा की समस्या अगर समाधान हुई, तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कहती है उस वो आधार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें अनुभव, वो 3 साल से सारी विधियों का प्रयोग अगर करके उसका समाधान नहीं मिला है। और आयुर्वेद के पास जो व्यक्ति हम कहते हैं भारत में, एक तो जिसके पास पैसा नहीं होता है वो जाता है, और दूसरा जो सारी विधियों को अपना चुका होता है, अंत में थक हार कर वो जाता है। ये हम हुँ, लोगों ने एक परंपरा देखी है। तो दोनों में नुकसान है। एक तो पहले में तो आप खराब वैद्य के पास गए, ठीक है? और दूसरे में जो हम कहते हैं कि अब क्यूरेबल आप नहीं हैं, और उस समय आप क्योर करने के लिए आयुर्वेद के पास गए, तो इससे आयुर्वेद और औषधि और वैद्य तीनों की बदनामी होती है। और आयुर्वेद शास्त्र बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहता है कि चिकित्सा करने के पहले आप ये कंक्लूड करना आपको बहुत आवश्यक है कि ये रोगी चिकित्सा के लायक है कि उसके बियॉन्ड जा चुका है। जबरदस्ती हुँ, की चिकित्सा नहीं करनी है। तो दैव विपाश्रय, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि मेरी यात्रा आयुर्वेद से होके भी गई, तो वहां पर जो मैंने देखा कि अगर हम कर्माशय, और मेरे एक संत से भी मैंने एक प्रश्न किया था, स्वामी जी। तो मेरा प्रश्न क्या था, अब देखिए बहुत लॉजिकल है ये। पहला लाइन ये है, भारतीय समाज या हमारे पूर्वज ये कह रहे हैं या हमारे घरों में कहा जा रहा है, उसने पाप किया था इसलिए उसे ये बीमारी हुई। पहला लाइन है, ठीक है। हुँ, दूसरा लाइन ये है, योग कर रहे थे तो योग से कई शरीर का समाधान हुआ, कई समस्याओं का निदान हुआ। अब योग में आप फंडामेंटली कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल या कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कंक्लूड किया, स्वामी जी से ये मैंने पूछा कि क्या योग प्रारब्ध बदलता है या फिर योग कर्माशय को कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या? क्योंकि हम बीमारियों को कर्म से उसको जोड़ रहे हैं, सीधा-सीधा जोड़ रहे हैं। और अगर सारे संप्रदायों को देखें भारत में, सारे संप्रदायों को, सारी लड़ाइयाँ होगी, मूर्ति उपासक है, कोई नहीं है, द्वैत, अद्वैत, या फिर हम इस सिद्धांत को मानते हैं, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन एक सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी भारत का संप्रदाय हो, ये अकाट्य है, ये प्रमाणित है। तो अगर ये प्रमाणित है, तो ये विज्ञान को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो आयुर्वेद में कर्माशय का मेटाफिजिक्स जब हम डालते हैं, तो दैव व्यपाश्रय ठीक-ठीक कार्य करेगा। अगर हम कुंडली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, प्रिसिजन नहीं आ रही है, वो अलग समस्या है। वो साइंस में भी प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि हम एक्यूरेट नहीं बता पाते, वो अलग बात है। लेकिन साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये डेवलपमेंट, ये एक यात्रा है। हम एब्सोल्यूट रिजल्ट कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हम डेवलप करेंगे। तो उसी प्रकार दैव विपाश्रय सीधे-सीधे तौर पर यह कहता है कि कर्माशय आएगा ही आएगा, पुनर्जन्म आपको समझना ही होगा, किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, इसको आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तो बाहर को समझाने से पहले अगर मुझे या हम सभी को आयुर्वेद का भी शुद्ध-शुद्ध लाभ लेना है, तो दैव व्यपाश्रय को वापस से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि चरक संहिता दैव व्यपाश्रय के ऊपर नहीं बात करती है, ठीक है? वो युक्ति व्यपाश्रय के ऊपर ग्रंथ लिखी हुई है, क्योंकि दैव व्यपाश्रय ऑब्वियसली यज्ञ की बात होगी तो उसके लिए ऑब्वियसली लिखे हुए हैं दूसरे ग्रंथ। वास्तु शास्त्र के लिए अलग ग्रंथ है। चरक, महर्षि चरक या आचार्य दृढ़बल या अग्निवेश जी को कभी ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको पता था इसके लिए तो दूसरे शास्त्र लिखे हुए हैं पहले से। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि दैव व्यपाश्रय पे हम क्या कार्य करते हैं, और बीमारी हर व्यक्ति के जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हुँ, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ ओपिनियन एंड डिबेट। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से समाधान नहीं मिला है, हुँ,
यहाँ पर आइए, अगर समाधान मिलता है तो मानिए बात को, नहीं मिलता है तो आप मत मानिए। जी। अच्छा, एक अभी मुझे बताया कि एक टिपिकल मेंटालिटी होती है, जो ये किसी दर्शक का एक स्टेटमेंट है, यू आर टॉकिंग अबाउट थियोलॉजी, फिलॉसफी, नॉट साइंस। अब ये, क्योंकि हम इतने ज्यादा कंडीशनिंग हो चुकी है इन शब्दों के साथ, इसलिए एक तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसी नैरो, उसी संकुचित दायरे में ही साइंस को समझते हैं। तो क्या उत्तर दे है इसका इसका क्या उत्तर दे सकते हैं? जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने बुक में भी, ऋषि इंटेलिजेंस बुक में क्या किया है, पुनर्जन्म का जो एविडेंस है वो मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर का मेंशन कर दिया है कि उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोल करके पब्लिश कर दिया, री इनकारनेशन नहीं लिखा। क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि साइंटिफिक कम्युनिटी ही डिस्कार्ड ना कर दे। और वो हम्म। केस क्या था, वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर था एक लड़की का, जिसे 78 जन्म पूरे याद आते हैं, ठीक है। मैनी तो लाइफ क्या मैनी है कि मास्टर। ठीक है, आप यस यस, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर पूरी बुक जो उन्होंने पब्लिश कर हम्म। दी बात। तो ठीक है, मेरी बात आप मत मानिए, मैं उनकी बात लाऊंगा जिसको आप भगवान मान के बैठे हैं, वहां से मैं एविडेंस को लाऊंगा। मेरी बात मत मानिए, तिब्बतन बुद्धिज्म का आप मानने लगते हैं, है ना। हिंदुइज्म छोड़ के सारी बातें आप मानेंगे, ठीक है। आप लेकिन तो इन सभी को अगर एक साथ मैं रखूं, तो उसका ही जो मिसिंग है लिंक है वो कर्म ही आएगा। ये बहुत ही ब्रेक थ्रू था, ये जो कनेक्शन या इंटरलिंकिंग जो समझ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमारे ऋषियों का वहां पर नाम ना लेकर के बाहर के ही नाम ले लेता हूं कि ठीक है, आत्मा को मत मानिए, कर्म को मानिए। बौद्धिज्म में आत्मा को नहीं सीरियसली ले रहे हैं, कर्म को तो मानते हैं, पुनर्जन्म को तो मानते हैं। तो पुनर्जन्म आ गया तो समस्याएं कैरी फॉरवर्ड तो होगी, मतलब हम्म। पहले से कुछ और आप कैरी करके आएंगे ही आएंगे। तो वहां और एक तो फिलोसफी शब्द का भी मैं मेंशन कर दूं, कंफ्यूजन ऑब्वियसली जो राजीव मल्होत्रा सर ने जबरदस्त कार्य किया है कि संस्कृत जो कहते हैं नॉन ट्रांसलेटेबल्स जो है बात कि हम्म। दर्शन शास्त्र को कहाँ पढ़ाया जाता है, फिलोसफी में, ठीक है। सबसे पहला बात यह है, इटाइमोलॉजिकली अगर थिसॉरस भी उस शब्द का अगर देखे, उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दर्शन शास्त्र, जो दर्शन शब्द आता है, हम ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा, ठीक है। मतलब जिन्होंने मंत्र को रियलाइज किया है, विजुअलाइज किया है, उसे हम ऋषि कह रहे हैं। और उसके बाद मतलब आयुर्वेद को खोलेंगे तो वहां पर है कि 81 ऋषि या 81,000 ऋषि तपस्या कर रहे हैं और समाधि प्राप्त कर रहे हैं, और एक भरद्वाज ऋषि मिलकर मतलब उन सारी ऋषियों का जो कंक्लूजन है वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो फिलॉसफी क्या होती है, जीवन के अनुभवों से, आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छी समझ है, आपने एक सोसाइटी और एक विज्ञान के पैटर्न को समझा और आपने एक विचार रखा, इट्स एन थॉट एक्सपेरिमेंट, आपने एक लिखा। वो गलत भी हो जाएगी बाद में, जैसे हम कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने दिया फिलॉसफी दी। अब हम सभी को पता है कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरिटोक्रेसी को किल करता है, और ये जरूरी नहीं कि ऐसे समाज वर्क करे, ये उनका एक विचार था, ओपिनियन था। हम्म। दर्शन जब आ जाएगा, तो क्योंकि ये मंत्र दृष्टा और ये कॉन्क्लूड करने के बाद इन चीजों को लिखा गया है, मतलब उसमें हमारे इंटरनल जो हम कहेंगे इंपेरिकल एनालिसिस है, उसके बाद हो करके कॉन्क्लूड किया हुआ है, तो इसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं, ये हम्म। प्रमाण हो जाता है। तो दर्शन इज कॉन्क्लूडेड स्टेटमेंट, मतलब साइंस का थ्योरम को जब हम प्रूव करके लॉ जब हम लिखते हैं, उस तरह का कुछ आ जा रहा है। तो दर्शन एंड फिलॉसफी एक तो शब्द अलग अलग है, और दर्शन को हम कहेंगे कि मेटाफिजिक्स के डायमेंशन में पढ़ाना चाहिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो मेटाफिजिक्स है, तो अभी योग को साइकोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है। देखिए फिलॉसफी में नहीं है, वो तो ऑब्वियसली चली आ रही थी, बट साइकोलॉजी के साथ योग को पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मैं अभी आईआईपीएस गया था, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस है। तो वहां पर यही बात थी कि सेंसिटाइजेशन करना है कि साइकोलॉजी में हम योग को इंक्लूड करेंगे। तो ये एक सही अप्रोच है कि दर्शन शास्त्र जिसको जहां जाना है, न्याय दर्शन को लॉजिक में जाना है, जहां हम एरिस्टोटल के लॉजिक को पढ़ा रहे हैं वहां पर न्याय दर्शन चला जाएगा। सांख्य दर्शन जो है जो कॉस्मोलॉजी में चला जाएगा, ठीक है। हम्म। योग दर्शन साइकोलॉजी में चला जाएगा। तो हमने प्लेसेस, सब्जेक्ट का प्लेसमेंट इतना रॉन्ग किया था कि हमारी जब हम रॉन्ग ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक विचार, एक नैरेटिव तो बन ही जाएगा, या एक हम कहते हैं स्टीरियोटाइप तो हो ही जाएगा कि ये फिर थियोलॉजी है, जो कि ये हम्म। नहीं है ऑब्वियसली।
जी, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस जो है, वो अलग है। वो एक हद तक तो ठीक भी है, जब हम जो जूडियो बिब्लिकल वे ऑफ थिंकिंग है, उसके हिसाब से देखते हैं, तो वहाँ रिलिजन बिल्कुल अलग है और साइंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनका कोई आपस में मैच नहीं है। बाइबल किसी ने लिखी, कुछ लोगों ने मिलके उसमें अंट-शंट जो लिखना था लिख दिया। अब वहाँ से रिलिजन निकल आया, जबकि साइंस का उससे कोई संबंध था नहीं। वही वाली शब्दावली जब हम हमारे देश में लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि आप साइंस और थियोलॉजी को अलग कर देते हैं, जबकि यहाँ थियोलॉजी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरा, जो अभी आपने जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स की बात की, तो मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर माइकल न्यूटन करके हैं अभी अमेरिका में, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, 2 बुक्स लिखी है इनफैक्ट उन्होंने। एक है जर्नी ऑफ सोल्स और एक है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। उसमें वो क्या कर रहे थे, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जा रहे थे। तो जिसमें उन्होंने सैकड़ों अपने जो केस स्टडीज़ थी, उनके बारे में बताया है। अब उसमें जो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपने बात बोली ना कि हम जब वेस्ट गोरों का नाम बताते हैं, तो लोगों को लगता है यार इसको मान लिया जाना चाहिए। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। और उनकी जो ऑडियो बुक है, दोनों यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ईज़िली मिल जाती है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, तो एक जीवन है, फिर कुछ वर्षों, कुछ सेंचुरीज़ के बाद दूसरा जीवन आ रहा है। तो इन बिटवीन क्या हो रहा है, वो उसके बारे में भी बताते हैं। तो जैसे आपकी बात से जब आपने प्रायश्चित शब्द बोला, तो मुझे उसमें एक केस ध्यान में आ रहा था। वो केस था कि एक लेडी इनके पास आती है, काफ़ी लंबी-चौड़ी लेडी है। तो वो बता रही है कि मैं अपने जीवन से दुखी हूँ। तो उसे पास्ट लाइफ में जब वो लेके गए, तो पिछले जन्म में वो एक पुरुष थी, और मुझे अब अमेरिका की स्टेट नहीं याद आ रही कहाँ पर वो थी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। अब क्योंकि उसने अपना पिछले जन्म का नाम भी बताया, ये बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी, तो उसे वो वेरीफाई किया जा सकता। तब उसने बताया कि मैं एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आया था जब वो लड़का था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं आम लोगों का भला कर सकूँ, जो गरीब हैं, जो जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं है, पावरलेस हैं, कि उनका भला कर सकूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गया। उसके बाद जब वो सिस्टम का पार्ट बना, तो धीरे-धीरे करप्ट हो गया, क्योंकि तब हर व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस समझ में आती हैं। और फिर वो इतना डिसइल्यूज़न्ड हो गया कि उसने अपनी गन निकाली और सुसाइड कर ली। अब इस जन्म में ये जो महिला थी, उसे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी कि उसका सर दुखा करता था। तो फिर जब उसे पास्ट लाइफ में लेके गए, तो पहले तो उसे ये समझ में आया कि जो सिर दुखता है, वो क्यों दुखता है? और दूसरा, कि ये उसने पिछले जन्म में ऐसा किया था, फिर इस जन्म में सोचा कि वो लड़की बन के आएगी। अब ये बड़ी कमाल की बात वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम जब अपना जन्म चुनते हैं, तो कैसा शरीर होगा ये भी हम चुन के जाते हैं। तो इसलिए उसने ये लड़की वाला शरीर चुना था, और एक तरह से वो पिछले जन्म का प्रायश्चित कर रही थी। तो जो आपने बात बोली, वो बिल्कुल आज वहाँ पर वेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने वाले हैं, वो उसी चीज़ को वेरीफ़ाई करके हमें बता रहे हैं। और इसमें उन्होंने तो ख़ैर ढेरों एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, और वो इतना ज़्यादा मिलता-जुलता है। अब यही चीज़ें जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, महाभारत में जब पढ़ने बैठा, तो उसमें एक जगह पे ऋषि से प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें पिछला जन्म याद रहता है, बाकियों को याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने, अब संस्कृत में ऐसे लोगों के लिए जो शब्द है वो जाति स्मर, कि जो जातक है उसे स्मरण रहता है पिछले जन्म का, तो जाति स्मर कहते हैं उसे। तो उन्होंने कहा कि संभवतः इसका कारण ये है कि लोग नहीं तो भूल जाते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। तो जिस समय महाभारत लिख रहे थे, तब भी इस प्रकार के लोग थे जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, जैसे चार्वाक वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ये जाति स्मर हैं, ये लोगों को स्मरण कराते हैं कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाए। और वही बातें आज भी हम कर रहे हैं, तो आज भी हमें वैसा ही दिखता है कि लोग बोलेंगे यार पुनर्जन्म की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात है। अब ये इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी है
कि इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आ जाते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। जी, और मुझे लगता है कि ऋषि इंटेलिजेंस की जब आप बात करते हैं या ऋषि साइंसेज़ की बात करते हैं, तो वहाँ यही जो मूलभूत अंतर है, वो संभवतः यही है कि तब आप एक लिमिटेड मेंटालिटी से बात नहीं करते, पर साइंटिफिक एप्टीट्यूड की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका माइंड जो है वो ओपन रहना चाहिए। दुर्भाग्य से जी। वो नहीं रहता। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि वो गुरुपुरब मनाया जा रहा है, इसलिए पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। जी, 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 जी। प्रकाश पर्व। जी। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना था वो ये था कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में क्या ऋषि इंटेलिजेंस को रेलेवेंट मान सकते हैं? जी। ये प्रश्न भी जब मैं दिल्ली था तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गया था, ये प्रश्न आया था। तो पहला तो मैंने ये कहा था कि जो क्रोध है, वो क्योंकि हज़ार वर्ष पुराना एक समस्या है, ठीक है? तो कई समस्याएँ जो हज़ारों साल, लाखों साल अगर पुरानी हैं, तो उसका सॉल्यूशन अगर उस समय में है, तो एक तो इसलिए वो रेलेवेंट है। क्रोध आज भी बहुत मतलब एक प्रोमिनेंट समस्या है अगर मैं कहूँ, है ना? स्वयं पे कंट्रोल, रिएक्ट के जगह रिस्पॉन्ड करना। दूसरा, एआई को अगर ध्यान से हम देखें उसके एग्ज़ीक्यूशन को या उसके प्रोडक्ट्स को, जैसे मैं कहूँ अगर रील्स है या सोशल मीडिया है, तो बिज़नेस वेस्ट का बिज़नेस कैसे चला है अभी तक? सबसे पहला होता है कि मोनोपोलाइज़ करना मार्केट को या दूसरा होता है एडिक्टिव बनाना मार्केट को। चाहे वो बिहेवियरल चेंज ला दें आपके अंदर, मतलब बिहेवियरल एनालिसिस पे बहुत कार्य इन्होंने किया है। कई रिसर्च है कि एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसे टेम होता है, कैसे कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें ये समझते हैं। तो इनको ये बात समझ में आती है कि जो एडिक्शन होता है वो प्रोडक्ट को वापस से उसकी रीसेलिंग नहीं करनी पड़ती, वो व्यक्ति उसमें ही रम जाता है, ठीक है? चाहे वो सिगरेट हो या लिकर हो। तो उसी प्रकार रील्स जैसे व्यक्ति अगर बैठ रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि 20 मिनट कब पार हो गया, आधा घंटा कब पार हो गया। मतलब इंद्रियों का प्रयोग करना और उसको एक्सप्लॉइट करना ये वेस्ट का हमेशा से मॉडल रहा है। इसलिए कम कपड़े वाले विज्ञापन रहेंगे, है ना? तो इंद्रियों के जो इन्हेरेंट दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, इसको यूज़ अगर हम करेंगे तो मासेस में आपके प्रोडक्ट तुरंत हिट कर जाते हैं। तो एआई भी क्योंकि वो उसी मेटाफिजिक्स को फॉलो करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हर बार वो आपके सामने आए। तो यहाँ पर आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि आपको मैनिपुलेट ना किया जा सके, आपको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, आपको सत्य और असत्य का जो भेद है वो समझ में आए, आपको जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है, क्या सही है और क्या गलत है, ये जो ब्लर्ड हो जाता है या जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सबसे पहले एक आम व्यक्ति के स्तर पर अगर ऋषि इंटेलिजेंस के तरफ वो जाता है, तो स्वयं का कंट्रोल स्वयं के पास रहेगा। सबसे पहले तो ये है, ठीक है? और अगर एडवांस लेवल पे मैं जाऊं तो वहां पर योग और आयुर्वेद प्रूवन है कि इसने समाधान किया है। मैं फिजिक्स और बाकी विषयों की अभी नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं तो ट्रॉमा ट्रॉमा जो डिसऑर्डर है या न्यूरो डिसऑर्डर है या फिर कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ठीक है? तो इन सारे चीज़ों को या ये व्यवहार अगर हम एक बच्चे को जो हम कहते हैं जो 16 संस्कार हुआ करते थे, एक जो व्यक्ति निर्माण है, जो जो राष्ट्र पुरुष बने या फिर जो एक एक सिविलाइज्ड पर्सन जिसको हम डिफाइन करते हैं, वो आगे जाकर के सेवा दे, कई लोगों का भला करे, वो अगर एक अगर बाह्य है, अगर एक्सटर्नल बने तो दूसरों के प्रति करुणा और दया भी रहे, दूसरों के प्रति सोचे, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच ना ले पाए, है ना? ये जो डेवलपमेंट है, इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है ये ऋषि इंटेलिजेंस में आएगी। तो परिवार जो टूट रहे हैं या जो रिश्ते टूट रहे हैं या जो हम एडिक्टिव हो रहे हैं या मेरे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ पा रही है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं, एक लीडरशिप का बहुत फंडामेंटल रूल है कि वो सुनता सबकी है बट वो समझता है, जो कैलकुलेट करता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत कठिन होता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। तो ऋषि इंटेलिजेंस एक एक कहे कि जो सेल्फ हेल्प की जितनी भी बातें हुई हैं आज तक पूरे विश्व में, वो पीस वाइज सॉल्यूशंस है। मेरी जहां तक समझ है, टुकड़ों में हमने बात की है, एक समाधान दिया है उसने, लेकिन एक जो संपूर्ण समाधान है जिसको पूर्व जन्म से भी जोड़ सकते हैं, भविष्य के प्रारब्ध पे भी जोड़ सकते हैं, देश काल परिस्थिति और पुरुषार्थ से भी जोड़ सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइंड नहीं है। तो
एक ही पुरुषार्थ पे एआई चल रही है कि अर्थ आधारित व्यवस्था पे हमें कार्य करना है, एडिक्शन पे कार्य करना है, वो बहुत आगे की चीज़ है। वो कृषि को भी सुलभ बना रहा है, वो हर विधा में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन उसकी जो दिशा होगी, किस दिशा में वो जाएगा वो ऋषि इंटेलिजेंस तय करना चाहिए, जो मेरी समझ है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली ये विधा होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग और लड़ने वाली विधा नहीं होनी चाहिए। हमें एक मेन स्ट्रीम वेस्ट की विज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन उसको एक सही दशा तक अगर हम ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आरआई की आवश्यकता है। पर इसमें जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो शायद ये है कि वेस्ट का जो सारा मॉडल है वो ग्रीड पे खड़ा रहता है। लेकिन जो जो ऋषि परंपरा है वो ठीक वैसी है जैसे आयुर्वेद की तरह। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते स्वामी रामदेव वाली कंट्रोवर्सी चली कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे कुछ कमेंट किया जी। कि आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि स्वामी रामदेव रोज क्या करते हैं, सुबह आके बोलते हैं कि तुम योग प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, तो तुम स्वस्थ रहोगे। तुम्हें किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो सिचुएशन अलग है, लेकिन जो योग प्राणायाम हम करते हैं उसमें किसी ने ये नहीं बोला कि जो धनुरासन है वो हमने ऋषि के नाम पे रखना है या उसका कोई पेटेंट करवाएगा। वो सारा फ्री है कि फ्री टू यूज है, आप कीजिए और स्वस्थ रहिए। दूसरी ओर जो वेस्ट का मॉडल है वो सबसे पहले सोचते हैं कि यार ये मॉलिक्यूल मैंने बनाया, मैंने इस पे 20 साल रिसर्च की है, मैंने पैसे खर्च किए, इसलिए मैं इससे पहले कमाऊंगा, उसके बाद इसे पेटेंट से फ्री फ्री छोड़ूंगा। तो ये जो लालच का मॉडल है एआई में वही आता है। और जब आप ऋषि इंटेलिजेंस वाला मॉडल लेंगे तो आयुर्वेद वाला मॉडल निकल आता है। दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए पता नहीं कभी ये दोनों आपस में मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। और अगर अगर हमारे देश के जो लोग ट्राई नहीं करेंगे, ऋषि परंपरा वाले नहीं ट्राई करेंगे, तो शायद आपकी बात ठीक है कि वो फिर उसको लोगों का व्यवहार मैनिपुलेट करके वेल्थ एक्यूमुलेशन में चला जाएगा वो सारे का सारा। और मैं आपको बता दूँ सर, जब बुक मैंने पब्लिश की तो मुझे मैसेजेस आने लगे कि आपने मेरे मतलब वेस्ट से, कि आपने मेरे जीवन का कार्य चोरी करके पब्लिश कर दिया है। ठीक है? मतलब ये मेरे पूरे लाइफ का वर्क था, यस, कि जो कॉग्निटिव साइंस है जिसमें जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो एनाटॉमी में बात की है और ऋषि परंपरा समाधि पे जो कॉग्निटिव ब्रेक थ्रू होता है, ये सारी जो लैंग्वेजेस है, तो मैंने उसमें साइटेशंस 22 साइटेशंस दिए और सारे व्यक्तियों का नाम लिया कि ये मैंने सुभाष कागजी से समझा है, ये राजीव मल्होत्रा जी से, सारा। तो वो बहुत, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि ये हमारे जीवन का पूरा वर्क था, आपने पब्लिश कर दिया, आपने चोरी किया है, ठीक है? तो हम्म। एक पॉइंट के बाद मैं कॉल कर दिया उन्हें और मैंने कहा कि जो भी मैंने शब्दों का प्रयोग किया, ये तो ओपन टू स्क्रूटनी और ये दर्शन शास्त्र की बातें हैं। ये किसी हम्म। का अधिकार कैसे हो सकता है? पहली तो ये बात है। और अगर आपको लग रहा है तो मैं अपना दूसरा कार्य ये भी कर सकता हूँ कि जितनी वेस्ट ने चोरी की है मैं बाहर निकालने का फिर प्रयत्न करूँगा, जो आपने यहाँ-यहाँ से। तो आप हम्म। यहाँ की बातें लेकर के फिर उसको अपना, जो हम कहते हैं, साइंटिस्ट का बेबी बन जाता है और फिर हम्म। वो इतना ऑब्सेसिव हो जाता है, उसे लगता है कि उसके पूरी जीवन की जो मेहनत है वो पूरा व्यर्थ में जा रहा है। लेकिन ऋषियों की बात जितनी भी मैंने पढ़ी है, इतनी एक बात बहुत कॉमन है कि कभी भी ऋषियों के बारे में बात ही नहीं होती है। सी हम्म। अ, मतलब पूरा हाँ, दर्शन एग्जैक्टली। शास्त्र उन्होंने लिख दिया, लेकिन सब अटकल लगाते हैं कि ऋषि कनाद ऐसे रहे होंगे, उनको ऐसा उनका व्यवहार, सब गेस करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिन्होंने इतनी बड़ी ज्ञान परंपरा हमें दी है, वो कभी नहीं बताते कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। हम बस गेस करते हैं कि कई-कई शास्त्रों में कहाँ मेंशन है। और हम्म। ये इन्हीं नॉलेज सिस्टम को ही वो कह रहे हैं कि आपने हमारा चोरी किया है, ठीक है? तो राजीव मल्होत्रा सर जी। ने कहा डाइजेशन थ्योरी, कि रीपैकेज करके, पेटेंट हम्म। करके फिर आप ही के सामने परोसते हैं और फिर आपको ही पनिश करते हैं अगर उसका आप यूज़ करते हैं ओपन, मतलब ओपन सोर्स की तरह, तो हम्म। फिर पीछे पड़ते हैं। तो ऐसा भी अनुभव तो मैंने देखा कि ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस था, जो उनका बिहेवियर है, जो वेस्ट का ग्रीड आधारित है या जो अधिकार उस पे जताना कि ये हमने किया है। अ, हम्म। और देखते भी हैं कितनी जगदीश चंद्र बोस की जो पूरी कथा है कि कैसे उन्होंने ओपन रखा, तो ये जग जाहिर है। भाई, एक तो कितनी एरोगेंस है इस सोच विचार में, और दूसरा वो ये नहीं सोचते कि
तू जो बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ, इतने योग्य बना, उसमें समाज ने तेरे ऊपर अगर इन्वेस्ट किया है, इसलिए तुम उस योग्य बने हो। लोग ये सोचते ही नहीं है ये। चलिए, एक बिल्कुल। प्रश्न है, मैं ले लेता हूँ। वानर्स हैं जी, ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे, वो कह रहे हैं रवि जी से पूछे, हमारे जैसे मूर्ख के लिए कोई ड्राइव थ्रू प्रैक्टिस है क्या? जी, पहला है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या समाधान चाहते हैं? मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि प्राणायाम साधना बहुत आवश्यक है, आगे की बात हम ना करें और उसको विधि के अनुसार मतलब जो हम कहते हैं कि आसन मतलब जो पतंजलि योग सूत्र में है कि सुखपूर्वक है और स्थिरता जिसमें है। हठ हम्म। योग वाले आसन का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे बैठना अगर आपसे सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है? काँप रहा है शरीर या जो हम कहते हैं एजिटेशन हो रहा है या आप समझ रहे हैं कि कब मुझे उठने का मौका मिले, तो पहले तो वो साधना आवश्यक है और उसके लिए यम और नियम, जो हम कहते हैं कि स्वयं के साथ अनुशासन और समाज के साथ अनुशासन। योग की परिभाषा में ये अथ योग अनुशासनम। तो स्वयं के साथ और समाज के साथ यम और नियम अगर जुडिशियसली फॉलो नहीं करेंगे, जिसमें ईश्वर प्रणिधान भी है, तपस्या भी है, मतलब थोड़ा-सा हम्म। अनईज़ीनेस आएगा, पैर दर्द देगा, मन नहीं करेगा बैठने का। इन सबको इसके प्रति टॉलरेंट होकर के तपस जब तक नहीं होगा, मैं कितनी भी विधि बता दूँ, कितनी मेथड्स भरे पड़े हैं। लेकिन हम कहते हैं ना आयुर्वेद भी कहता है कि तपस्या या तपस है वो मेरुदंड है सनातन का। इस बात को हम्म। ज़रूर याद रखें। तो यम और नियम में जितना आपसे फॉलो हो रहा है और मेरे गुरु ने तो कहा था कि सत्य जो है, अगर इसमें लग रहा है कि कलयुग में तुम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात को तो समझ लो कि दूसरों के भलाई के लिए कहा गया वचन सत्य है। अगर इसको भी तुम समझ के आगे बढ़ते हो, तो यम और नियम पालन करके आसन सिद्ध करो और प्राणायाम के उच्च स्तर तक जाइए। मतलब और जो अभ्यास और वैराग्य ये 2 शब्द आता है, ठीक है, वैराग्य पे मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन अभ्यास जो आता है उसमें क्या आता है कि दृढ़ निश्चय वाला, निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस, जुडिशियस, हम्म। कंसिस्टेंट ये अगर नहीं होगा तो कुछ भी करने का लाभ नहीं। आप 5 मिनट ही करिए, 3 मिनट ही करिए बट 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक आपको करना है। आप ईशा क्रिया करिए, सुदर्शन क्रिया करिए, आप कितनी भी क्रियाएँ उपलब्ध है, कहीं से भी आप सीखिए, उसको अनुसरण करिए, उसका पालन करिए जुडिशियसली और रिजल्ट नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा है हम्म। जिम मतलब 5 दिन और 10 दिन और 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा है कि दूसरे बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो वो देखते हैं कि हाँ, रिजल्ट तो आता है। तो इस धैर्य के साथ आप बस पालन करिए। बाकी कोई विधि मैं नहीं बताऊँगा हज़ारों सैकड़ों विधियाँ हैं। योग निद्रा मुझे सबसे आसान लगता है। मैं बताऊँ कि एक फर्स्ट टाइमर भी जिसको धारणा की प्रैक्टिस करनी है, सबसे आसान योग निद्रा है। आप ऋक्षापीठ है हमारे झारखंड में, देवघर में उसके निरंजनानंद जी का जो हम कहते हैं कि योग निद्रा का 40-50 वीडियो अवेलेबल है। आप चुपचाप से 15 मिनट का, 30 मिनट का और 45 मिनट का, 15 मिनट से प्रारंभ करिए और 45 मिनट तक की कैपेसिटी डेवलप करिए। बस लेट के करना है, शवासन में जो हम कहते हैं। कोई आसन नहीं है और इतना आसान है कि धारणा आपको बहुत ही आसानी से उसका पालन होगा। तो आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। जी। तो वानर जी, ये ड्राइव थ्रू नहीं है। ड्राइव थ्रू सनातन संस्कृति में मिलेगा ही नहीं, उसमें आपको तपस करना पड़ेगा। वो एक शब्द आप गांठ बांध लीजिए, यदि तपस कर सकते हैं तो सफल होंगे, अन्यथा फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। रोहन यादव जी हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। सही कहा ना नीरज सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा जी, आपने ठीक कह रहे हैं। प्रॉफिट मोहब्बत शिखंडी ने भी अपना जन्म चूज किया था, नीरज जी हाँ ठीक। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स, 2 किताबें डॉक्टर माइकल न्यूटन की, यूट्यूब पे जाइए, वहीं मिल जाएंगी आपको। तो आपको पता लग जाएगा कि जन्म चुन के आते हैं हम, अपना उद्देश्य ध्येय भी चुन के आते हैं यहाँ। वो अलग बात है कि यहाँ के भूल जाते हैं। व्लादिमीर द टर्मिनेटर, नीरज सर आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे वाह, बहुत धन्यवाद यार। इसका मतलब पहले मैं लगता नहीं हूँ, है ना? चलिए, एनीवे। तो अच्छा, ठीक है। तो रवि जी, एक तो
दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से बहुत-बहुत आभार जुड़ने के लिए आपका। और एक हम चाहेंगे कि आपके साथ एक स्ट्रीम और हम कर सकें जो जैविक और खेती पे हो, जो आपका विषय भी रहा है। तो जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, समापन की ओर चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।